इस इंस्पेक्टर ने कहा, कौन है आप लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हृदयम ने उन्हें सारी बात बताई। इंस्पेक्टर हृदयम की सारी बात सुन रहा था, लेकिन उसे हृदयम पर शक भी हो रहा था। इसी दौरान 2-3 हवलदार आसपास के जंगल और खंडहर में देखने लगे और उनमें से एक हवलदार भागकर वापस आया और उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर, वहां अंदर एक लाश है। ड्राइवर की लाश देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि हृदयम सच बोल रहा है। उसने जाकर ड्राइवर की लाश देखी तो उसका चेहरा खून से लथपथ था। पास में एक बंदूक भी पड़ी हुई थी। हुलिये से तो ये वही था जिसकी इंस्पेक्टर को तलाश थी, लेकिन उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल था। कुछ देर बॉडी और उसके आसपास का मुआयना करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और एक स्केच को हृदयम को दिखाते हुए कहा, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? क्या ये वही आदमी था? पास खड़ी रीना ने स्केच को देखकर कहा, हाँ, ये वही है। इन्होंने मुझे मारा था और ये बहुत गंदे हैं। रीना की बात सुनकर पुलिस वाले एक दूसरे की ओर देखते हैं। इंस्पेक्टर हृदयम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मिस्टर हृदयम, आप जानते हैं आपने किसे मारा है? हृदयम कहता है, ये एक टैक्सी ड्राइवर था। पुलिस इंस्पेक्टर ने हृदयम से कहा, मेरा नाम संजय तिवारी है। ये एरिया मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। पिछले कुछ महीनों से यहां से कई छोटी बच्चियां गायब हो रही थीं। अभी कुछ हफ्तों पहले ही यही पास के एक गांव से एक छोटी बच्ची गायब हुई थी, लेकिन गांव की एक औरत ने उस बच्ची को ले जा रहे आदमी को देख लिया था। लेकिन वो जब तक उस आदमी तक पहुंच पाती, तब तक वो उस बच्ची को कार से लेकर निकल गया था। उस औरत के अनुसार हमने इसका स्केच बनवाया था। शिवानी ने चौंक कर कहा, हे भगवान, आखिर ये है कौन? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जानते हैं, ये एक साइकोपैथ किलर था। ये केवल छोटी बच्चियों को ही अपना शिकार बनाता था। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर शिवानी ने रीना को गले लगा लिया। हृदयम ने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहां हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, हम लोग पेट्रोलिंग पर थे। हमने सड़क किनारे 2 लावारिस कारों को देखा तो हम वहीं रुक गए। हमने काफी देर तक किसी के लौटने का इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो हमने जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया। अपने 2 कांस्टेबल को कार के पास छोड़कर हम ऊपर इस पहाड़ी की ओर बढ़े। हमें कुछ पैरों के निशान मिले और फिर हम यहां तक आ गए। हृदयम जी, आप नहीं जानते कि आपने अनजाने में हमारी बहुत मदद की है। इसके लिए मैं आपकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूं। हृदयम ने कहा, थैंक यू सर, लेकिन मैंने इसे मारा है, तो क्या आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने हृदयम से कहा, बिल्कुल नहीं डॉक्टर, हमें बस आप तीनों के बयान चाहिए। आप लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप लोग जा सकते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर ने हृदयम, शिवानी और रीना के बयान लिए। उसने उनके खाने पीने का इंतजाम किया। पुलिस स्टेशन से निकलकर हृदयम, शिवानी और रीना को लेकर उनके घर की ओर चल पड़ा। कार में रीना शिवानी की गोद में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। उसने हृदयम की ओर देखा और हृदयम से पूछा, अंकल, आपके चेहरे की चोट कहां गई? आप इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? रीना की बात सुनकर शिवानी शॉक्ड हो जाती है। हृदयम उसकी बात सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो रीना की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और कार की विंडो से बाहर देखने लगता है। शिवानी रीना से पूछती है, बेटा, आप किस चोट के बारे में बात कर रही हो? अंकल को तो कोई चोट नहीं लगी। रीना ने शिवानी से कहा, मम्मा, मैं सच कह रही हूं। जब अंकल मुझे बचाने आए थे तब उनके चेहरे पर गोली लगी थी। उनका चेहरा पूरा खराब हो गया था। वो बहुत डरावने लग रहे थे, बिल्कुल एक मॉन्स्टर जैसे। फिर दूसरी गोली चली और उनकी 3 उंगलियां भी टूट गई थी। रीना की बात सुनकर शिवानी हृदयम की ओर देखती है। हृदयम बिल्कुल सीरियस होकर कार चला रहा था, लेकिन शिवानी हृदयम के हाथ पर बंधे खून से सने रुमाल को देखकर सब समझ जाती है। हृदयम को देखते ही शिवानी ने मन में सोचा, कैसा आदमी है ये आदमी है भी या नहीं? कोई ना कोई शक्ति इसके पास जरूर है। इसने मेरी रीना को ठीक कर दिया, मुझे मेरी आवाज वापस कर दी।
और कल रात पता नहीं कहां से मुझे बचाने जंगल में आ गया। क्या तुम मेरे लिए आए हो? कौन हो तुम हृदयम? पूरे सफर के दौरान हृदयम ने शिवानी और रीना से कुछ नहीं कहा। लंबा सफर तय करने के बाद कार शिवानी के घर के बाहर आकर रुकती है। कार की आवाज सुनकर शिवानी की मां बाहर आती है। वो शिवानी के गले लगकर रोने लगती है। शिवानी ने अपनी मां से कहा, मां, इन्हें पहचानती हो? मां ने हृदयम की ओर देखते हुए कहा, चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन कहां देखा है ये याद नहीं आ रहा। क्या तेरे ससुराल से आया है? शिवानी ने हंसते हुए कहा, ऐसा कह सकती हो। ये वही हैं जो गांव जाते वक्त हमारी बस में थे। शिवानी की मां ने याद करते हुए कहा, हाँ हाँ याद आया। बेटा कैसे हो? ठीक हूं आंटी। शिवानी की मां ने रीना को गोद में उठाते हुए कहा, तुम सब अंदर आओ, बाहर ही खड़े रहोगे क्या? हृदयम ने शिवानी की मां से कहा, आंटी मैं अब चलूंगा, मुझे कुछ काम है, फिर कभी आऊंगा। हृदयम की बातों का आंटी कोई जवाब दे पाती उससे पहले शिवानी ने तपाक से कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? कम से कम एक कप कॉफी तो पी लो। हृदयम ने कहा, मैं कॉफी नहीं पीता। हृदयम के इस तरह से कहने से शिवानी थोड़ा उदास हो गई। हृदयम ने शिवानी का उतरा हुआ चेहरा देखा और फिर कहा, हाँ लेकिन मैं चाय जरूर पीता हूं। अगर आप अदरक वाली चाय पिलाएंगी तो मैं जरूर रुक सकता हूं। शिवानी मुस्कुराती है और फिर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। हृदयम शिवानी के यहां चाय तो पी रहा था, लेकिन वो मन ही मन यही सोच रहा था, कल रात मेरी शक्तियों को क्या हो गया था? ना मैं कुछ देख पाया और ना ही मैं अपनी शक्ति से शिवानी की मदद कर पाया। इसी उधेड़बुन में हृदयम शिवानी के घर से सबको अलविदा कहकर निकला। हृदयम अपनी कार चला रहा था और वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। हृदयम ने अपना मोबाइल देखा, उसमें शुभांगी के 3 मिस्ड कॉल थे। दरअसल हृदयम अपना मोबाइल कार में ही रखकर शिवानी के घर चाय पीने चला गया था। शुभांगी के कॉल देखकर हृदयम ने सोचा, कहीं शुभांगी ने मेरी वजह से विशाल जी से लड़ाई तो नहीं कर ली? पिछली बार मेरी उससे ठीक से बात भी नहीं हुई। हृदयम ने शुभांगी को कॉल करने के लिए फोन उठाया ही था कि तभी एक बार फिर शुभांगी का कॉल आया। हृदयम ने कॉल रिसीव किया। हेलो शुभांगी। शुभांगी ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, मुझे सच सच बताओ कहां हो? शुभांगी से हृदयम ने सीरियस होकर कहा, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूं। यह सुनकर शुभांगी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपनी खुशी को छिपाते हुए वो हृदयम से कहती है, तो क्या तुम गांव से वापस आ गए? हृदयम ने बुझे मन से कहा, हाँ। क्यों, कोई बात हुई क्या? शुभांगी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। मुझे लगा तुम अभी भी अपनी भैंसों के साथ तालाब में नहा रहे होगे। ये कहते हुए शुभांगी हंसने लगती है। शुभांगी की खनकती हुई आवाज में उसकी हंसी ने हृदयम के दिल को एक बार फिर धड़का दिया था। शुभांगी की आवाज दूसरी लड़कियों से थोड़ा हटकर थी। उसकी आवाज में एक मीठी खराश थी। हृदयम उसकी आवाज और उसके मजाकिया अंदाज में बात करने का कायल था। शुभांगी के इस तरह से बातें करने पर हृदयम ने अपनी कार साइड में रोकी और उससे पूछा, कल तो बहुत सीरियस थी, फिर आज तुम्हारा मूड कैसे बदला हुआ है? शुभांगी ने पेन को मुंह में दबाते हुए कहा, हाँ कल थोड़ा परेशान थी, फिर मैंने सोचा एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो फिर इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी मेरे हृदयम ये सुनकर चौंक जाता है। क्या क्या कहा तुमने? शुभांगी ने अपनी अधूरी बात को संभालते हुए कहा, जब मैं बोला करूं तो तुम मुझे बीच में टोका मत करो। मैं ये कह रही थी कि मेरे दोस्त हृदयम मुझसे कोई प्यार करता तो है नहीं, तो फिर मैं किसके लिए परेशान हो रही हूं? हृदयम ने धीमी आवाज में प्यार से कहा, शुभांगी तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता? हृदयम तुम खुद सोचो, अगर मुझसे कोई प्यार करता तो वो अब तक आकर मुझे प्रपोज कर चुका होता। इस तरह वो गधा अपनी मां के आंचल में न छुपा होता। हृदयम उसकी बातों को सुनकर हंस देता है। शुभांगी एक्टिंग करते हुए कहती है,
मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं तुम्हें अपना दुखड़ा सुना रही हूँ और तुम हो कि हंस रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ओके बाय। हृदय ने शुभांगी को रोकते हुए कहा, शुभांगी मेरी बात सुनो। मिश्रा जी कैसे हैं और किस हॉस्पिटल में हैं? शुभांगी बोली, वो तुम्हारे ही मेडिकल कॉलेज में हैं। क्या तुम आज उनके पास जाने वाले हो? हृदय ने सीरियस होकर कहा, हाँ मैं उनके पास जाऊंगा। बहुत आराम कर लिया उन्होंने, अब उनके ड्यूटी करने का टाइम आ गया है। हृदय मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, शाम को हॉस्पिटल में मिलते हैं। और ये कहकर हृदय ने फोन काट दिया। हृदय अपने घर पहुंचा और नहाकर तैयार हो गया। रात की थकावट उसका शरीर तोड़ रही थी, लेकिन वो सोच में डूबा था। वो खुद से कहता है, कल रात मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही थी? आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं मुझसे ऐसा कुछ तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरी शक्तियां खत्म हो गई हों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ध्यान लगाकर पापा से इस बारे में पूछना चाहिए। हृदय ध्यान लगाकर बैठ जाता है। आज उसे ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ देर के कंसंट्रेशन में ही उसे गंभीर आवाज सुनाई देती है। वो हृदय से कहती है, अटैचमेंट, स्ट्रेस और डिप्रेशन मन की एकाग्रता को भंग करते हैं। बड़ी शक्तियां अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों से विचलित होना, अपने पर नियंत्रण ना रख पाना, ये एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। अपने अवचेतन मन को इतना नियंत्रित करो कि चेतन अवस्था से देखी जा रही घटनाएं तुम्हें विचलित ना कर सकें। जब हम अपने इनर स्टेट से जुड़ते हैं, तब हम अपने बिलीफ से जुड़ते हैं, और इस अवस्था में हमें अपने सवालों के जवाब अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। याद रखो, स्थिर और संतुलित सोच ही हर मुश्किल रास्ते को आसान कर देती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज तक घटा ना हो। कुछ देर शांत होने के बाद आवाज फिर से गूंजी, हृदय, ध्यान को केंद्रित करना और समय समय पर करते रहना तुम्हारी शक्तियों को और शक्तिशाली बनाएगा। बहलना मत। अब वो आवाज चुप हो चुकी थी। हृदय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हृदय ने देखा कि उसका लॉकेट एक बार फिर चमक रहा था। हृदय सारी बात समझकर खुद से ये कहता है, अच्छा, तो शुभांगी के बारे में सोच सोचकर मेरा ध्यान भटक रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सॉरी पापा, और थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए। हृदय शाम होने तक ध्यान मुद्रा में रहता है। उसके बंद कमरे में शक्तियों का संचार होने लगता है। हृदय का सारा शरीर कुछ पल के लिए जमीन से ऊपर उठकर फिर नीचे आ जाता है। हृदय ये नहीं जान पाता, लेकिन अभी भी उसके अंदर उसकी शक्तियां पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। हृदय जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि शाम के 7 बज चुके हैं। वो शुभांगी को कॉल करता है, शुभांगी, मैं 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। शुभांगी भी रेडी होते हुए जवाब देती है, ठीक है, 8 बजे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हृदय फोन कट करता है, उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए वो दृश्य आ जाता है जब मिश्रा जी को जंगल में पैरालिसिस का अटैक हुआ था। वो अपनी सोच पर जोर डालता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यही बात उसे अंदर से खाए जा रही है। आगे अब क्या होगा? कुछ सोचते हुए हृदय हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर ही उसे शुभांगी मिल जाती है। वो दोनों साथ में ही उस कमरे में जाते हैं जहां मिश्रा जी एडमिट थे। मिश्रा जी ने शुभांगी को देखकर एक हाथ से सैल्यूट किया और हृदय को भी देखा। वो बोल नहीं पा रहे थे और उनके शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था। हृदय ने मिश्रा जी से कहा, मिश्रा जी, चलिए खड़े हो जाइए, अब ड्यूटी पर जाने का टाइम हो गया है। मिश्रा जी और उनके घर वाले हृदय की बात सुनकर रोने लगते हैं। हृदय फिर कहता है, अरे आप सब रोने क्यों लगे? देखिए, अभी मिश्रा जी बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। प्लीज यहां से आप सभी बाहर चले जाइए। यहां केवल शुभांगी मैडम ही रुकेंगी, बाकी कोई नहीं रहेगा।
परिवार के एक बूढ़े चाचा बोले, तुम कौन होते हो हमें बाहर निकालने वाले? शुभांगी ने उस चाचा को समझाते हुए कहा, आप प्लीज बाहर चले जाइए। ये स्पेशल डॉक्टर हैं जो मिश्रा जी को ही ठीक करने आए हैं, इसलिए ये जैसा कह रहे हैं आप सब वैसा ही करिए। सब लोग शुभांगी की बात सुनकर बाहर चले जाते हैं। हृदयम ने कहा, शुभांगी, कमरे का दरवाजा अच्छे से लॉक कर दो ताकि इलाज के दौरान कोई भी अंदर ना आने पाए। शुभांगी ने वैसा ही किया और हृदयम से पूछा, अब क्या करना है? हृदयम ने शुभांगी से कहा, ये लो बेल्ट और मिश्रा जी के हाथों को अच्छे से बांध दो, तब तक मैं उनके पैरों को बांधता हूं। शुभांगी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? हृदयम ने कॉपर की तार निकाली और अपनी कमर में लपेटने लगा। शुभांगी ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हृदयम ने अपनी कमर पे कॉपर का वायर लपेटते हुए कहा, शुभांगी, मिश्रा जी को ठीक करने का एकमात्र चारा यही है, इसके अलावा ये कभी ठीक नहीं होंगे। सबसे पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और चाहे मुझे कुछ भी हो, तुम बिना डरे जो मैं कहूं वही करते रहना। हृदयम ने शुभांगी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात सुनो, तुम सबसे पहले कमरे में अंधेरा कर दो और ये स्विच मैं जब कहूं तुम दबा देना। आर यू मैड? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करते ही तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं ना ऐसा करूंगी और ना तुम्हें ऐसा करने दूंगी। खोलो ये वायर्स, हटाओ इसे। ये कहते हुए शुभांगी स्विच से वायर को निकालने बढ़ी। तभी हृदयम ने शुभांगी को धक्का देकर दूर कर दिया और स्विच ऑन कर दिया। हृदयम के शरीर में बिजली के करंट का फ्लो होने लगा। उसके शरीर से करंट दौड़ते हुए साफ दिखाई दे रहा था। कॉपर की वायर अब करंट से गर्म होकर लाल होने लगी थी। हृदयम ने स्विच ऑफ करते हुए शुभांगी से कहा, देखा शुभांगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ नहीं, बस मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। यह देखकर शुभांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हृदयम के पास आकर बोली, तुम सच कह रहे हो, मरोगे तो नहीं, मगर मर गए तो देख लेना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शुभांगी से हृदयम ने कहा, जब मैं कहूं तब तुम कमरे की लाइट्स बंद कर देना और इस वायर का स्विच ऑन कर देना, और तब तक स्विच ऑन रखना जब तक मेरे शरीर में दिखने वाली बिजली लाल ना हो जाए। नीली रोशनी पहले आएगी और लाल बाद में। समझ में आया कुछ? शुभांगी हां में सर हिलाकर बोली, हां, नीली रोशनी पहली और लाल में स्विच बंद कर देना है। वेरी गुड, अब तुम कमरे की लाइट बंद कर दो। हृदयम ने अपनी शर्ट निकाल दी और शुभांगी को कहा, स्विच ऑन करो। शुभांगी ने स्विच ऑन किया। उसके स्विच दबाते ही उसने देखा कि अंधेरे में हृदयम के शरीर में नीली रोशनी के साथ बिजली प्रवाहित हो रही है। उसका शरीर अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के बीच बिजली चमक रही हो। धीरे धीरे तेज नीली रोशनी कमरे में फैल गई। हृदयम के शरीर से बिजली की धाराएं बाहर दिखने लगी थीं। कुछ देर बाद ही हृदयम के शरीर की नीली रोशनी का रंग पहले हल्का लाल और फिर गहरा लाल होने लग गया। शिवानी घबराते हुए ये सब देख रही थी। हृदयम के शरीर से होते हुए वो लाल रंग की बिजली हृदयम के सर की ओर बढ़ चुकी थी। जब सर के ऊपर बिजली की धाराएं बाहर दिखने लगी तो हृदयम ने बहुत तेजी से चीख मारकर कहा, स्विच ऑफ करो। शुभांगी को हृदयम की आवाज से एक झटका लगा। वो अंधेरे में स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। उसे वह स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था। इधर हृदयम के शरीर में बिजली की धाराएं बढ़कर कमरे में चारों ओर फैलने लगी थी। तभी शुभांगी का हाथ स्विच बोर्ड पर लगा। उसने स्विच ऑफ किया। अब हृदयम शांत हो चुका था, लेकिन उसके शरीर से बिजली की लपटें अभी भी निकल रही थीं। हृदयम मिश्रा जी के पास गया और उनके उस हाथ को पकड़ लिया जिसने काम करना बंद कर दिया। मिश्रा जी को किसी प्रकार का झटका नहीं लग रहा था। वो शांत लेटे थे। शुभांगी ने देखा कि बिजली की धारा हृदयम के हाथों से होती हुई मिश्रा जी के शरीर में समा रही थी। कुछ देर बाद हृदयम के शरीर में दिख रही बिजली बंद हो चुकी थी। हृदयम लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि शुभांगी ने उसे संभाल लिया। हृदयम फर्श पर शुभांगी की गोद में लेटा हुआ था। शुभांगी ने उसके सर को सहलाते हुए कहा,
हृदयम, तुम ठीक हो? हृदयम ने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं खोली। शुभांगी हृदयम के सर को सहला रही थी, लेकिन हृदयम आंखें नहीं खोल रहा था। तभी शुभांगी की आंखों से एक आंसू हृदयम के चेहरे पर गिरा। हृदयम ने एक आंख खोलकर देखा और शुभांगी को देखकर बोला, तुम रो रही हो? शुभांगी हृदयम की ओर देख रोते हुए हंसने लगी। हृदयम ने दर्द से कराहते हुए शुभांगी से कहा, शुभांगी, तुम्हें नहीं लगता कि सीन कुछ उल्टा हो गया? शुभांगी ने कहा, मैं समझी नहीं। हृदयम ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्सर फिल्मों में होता है कि लड़की गिरकर हीरो की बाहों में होती है, लेकिन यहां तो हीरो गिरा और हीरोइन ने उसे बचाकर अपनी बाहों में ले रखा है। शुभांगी ने हृदयम के सर पर अपना सर रखते हुए कहा, बकवास बंद करो, तुमने तो मेरी आज जान ही निकाल दी थी। हृदयम खड़ा होता है और अपने शरीर से कॉपर वायर अलग करता है। फिर वो मिश्रा जी के पास जाकर देखता है कि मिश्रा जी गहरी नींद में सो रहे हैं। हृदयम मिश्रा जी के उस हाथ पर एक सुई चुभोता है। मिश्रा जी वो हाथ जिसे पैरालिसिस हो चुका था, उसे दूसरे हाथ से मलने लगते हैं। शुभांगी ने हैरान होकर कहा, हृदयम, ये तो कमाल हो गया, मिश्रा जी का हाथ तो ठीक हो गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश थे। शुभांगी ने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर मिश्रा जी के परिवार वाले इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है। तभी राउंड पर डॉक्टर निशांत आ गए। उन्होंने देखा तो पूछा, यहां भीड़ किस बात की लगी है? शुभांगी ने कहा, कुछ नहीं डॉक्टर, हम लोग मरीज को देखने के लिए आए थे। तभी वहीं पर डॉक्टर त्रिपाठी पहुंचते हैं। उन्होंने हृदयम को देखते ही उससे पूछा, हृदयम, कैसे हो? यहां क्या कर रहे हो? हृदयम ने डॉक्टर त्रिपाठी से कहा, सर, मैं यहां एक पेशेंट से मिलने आया था। डॉक्टर त्रिपाठी ने हृदयम के ट्रीटमेंट को पहले भी देख रखा था। उन्होंने हंसते हुए मिश्रा जी के घरवालों से कहा, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाइए, अब आपके साथी पूरी तरह फिट हो गए हैं। वहीं खड़े डॉक्टर निशांत ने डॉक्टर त्रिपाठी से कहा, सर, यह आप कैसे कह सकते हैं कि पेशेंट ठीक हो चुका है? आपको पता है, जिस पेशेंट को यहां लाया गया है उसे सीवियर पैरालिसिस अटैक हुआ है। इतनी जल्दी उनका ठीक होना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए। वो सभी अंदर आते ही शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि मिश्रा जी बेड से नीचे उतरकर अंगड़ाइयां ले रहे थे। अंदर आते ही सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने हंसते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, अगर हृदयम ने इलाज किया है तो फिर चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। रात हो चुकी थी। हृदयम हॉस्पिटल के बाहर पार्क में शुभांगी के साथ बैठा था। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूं कि तुमने ये सब कहां से सीखा है? हृदयम ने कहा, अपने पिताजी से। वो डॉक्टर थे और हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति में उन्होंने महारत हासिल की थी। बस उन्हीं से ये सब सीखा है। हृदयम को देखते हुए शुभांगी बोली, तुम ना बड़े ही वो हो। हृदयम ने हंसकर पूछा, वो मतलब? वो मतलब तुम बड़े ही मिस्टीरियस टाइप के इंसान हो। हृदयम ने शुभांगी को हाई फाइव देते हुए कहा, वो तो मैं हूं। दोनों इस बात पर हंसने लगे कि तभी शुभांगी का फोन बजता है। शुभांगी ने जैसे ही फोन का जवाब दिया, अगले ही पल उसके चेहरे से हंसी उड़ गई और वो अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हृदयम, मुझे अभी जाना होगा। शुभांगी के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें बता रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। हृदयम ने शुभांगी को रोकते हुए उससे पूछा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। शुभांगी ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो। वो दोनों शुभांगी की पुलिस की जीप में सवार होकर शहर से बाहर शुभांगी के थाने की तरफ चल पड़े। शुभांगी तेजी से जीप चलाती हुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। रास्ते में हृदयम ने उससे पूछा, क्या बात है शुभांगी? शुभांगी ने हृदयम से कहा, तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझसे यहां से जाने के लिए कहा था? उस दिन यहां कुछ अजीब से जानवर या कुछ अनदेखी सी चीज देखकर लोगों ने पुलिस को फोन किया था। उसके बाद से तो मानो सिलसिला ही चल पड़ा। हर दिन किसी न किसी की जान बड़े ही रहस्यमयी तरीके से जा रही है।
अभी अभी एक ही परिवार के सदस्यों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। हृदयम शांत बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा। जंगल के बीच पगडंडियों से होकर जीप एक छोटे गांव पहुंची, जहां जाकर उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्य मरे पड़े थे। उनमें से कोई भी नहीं बचा था। शुभांगी ने पास जाकर एग्जामिन किया तो देखा कि उनके शरीर में किसी जानवर के नाखूनों और दांतों के निशान थे। तभी पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी आ जाती है। पुलिस ने सारे इलाकों को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम लाशों को एग्जामिन करने लगती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने शुभांगी से कहा, ये तो किसी जानवर के दांत और नाखून के निशान हैं, लेकिन मैंने आज तक इतने बड़े दांतों वाला कोई भी जानवर नहीं देखा। शेर भी अगर अपने पूरे दांत गड़ा दे तो वो भी इतना गहरा जख्म नहीं दे सकता। ये कुछ और ही है। हृदयम ने कहा, शुभांगी इधर आना। शुभांगी हृदयम के पास गई। हृदयम ने एक लाश को देखते हुए कहा, शुभांगी, मुझे नहीं लगता कि यह किसी जानवर का काम है। शुभांगी ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो, किसी वहशी जानवर ने इनको बुरी तरह काटा है। निशान देखो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आओ मेरे साथ। यह कहकर हृदयम शुभांगी को अपने साथ दूर पड़ी हुई लाशों के पास ले गया और बोला, जरा यहां देखो। इन सभी बॉडी के ऊपर एक पैटर्न से वार किया गया है। देखो, सभी की गर्दन और पेट पर ही निशान है। जबकि कोई जानवर अगर अटैक करता तब इंसान उससे बचने के लिए अपने हाथों को आगे करता, जिससे उनके हाथों पर चोट आती, या फिर वो जानवर उन्हें पकड़ने के लिए इनके पैर काट सकता था। लेकिन यहां सिर्फ दो ही जगह पर निशान बने हैं, जो ये साफ साफ बता रहे हैं कि इनका प्री प्लान्ड मर्डर हुआ है, जिसे किसी जानवर के हमले के रूप में दिखाया जा रहा है। शुभांगी ने कहा, तो क्या ये किसी इंसान का काम है? ऐसा कौन कर सकता है? शुभांगी, मेरे साथ आओ। हृदयम शुभांगी को सबसे दूर अपने साथ ले जाकर कहता है, मैं अभी ये यकीन से नहीं कह सकता कि ये काम किसी इंसान का है या नहीं, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि इनके मारने के पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी इंसान ने मारा है। हृदयम ने उसे समझाते हुए कहा, शुभांगी, मैंने ये कब कहा कि इसे किसी इंसान ने मारा है? हृदयम की इस बात से शुभांगी और भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन वाकई में अगर ये काम किसी जानवर का नहीं था और इंसान का भी नहीं था, तो इतने सारे लोग खुद ब खुद कैसे मर गए? क्या यहां इंसान और जानवर के अलावा और भी कोई है? अपने आसपास पड़ी लाशों की इस हालत को देखकर सभी परेशान थे। हृदयम अभी भी उन लाशों को ध्यान से देख रहा था। हृदयम की बातों ने शुभांगी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने झल्लाकर हृदयम से फिर से पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हृदयम ने शुभांगी का हाथ पकड़ के उसे एक लाश के करीब ले जाकर कहता है, शुभांगी, गौर से देखो, इनकी बॉडी को देखो। खून इन औरतों की गर्दन से बहकर हर जगह फैल रहा है, लेकिन इन आदमियों की बॉडी को देखो। इनके शरीर में खून के बहने के कोई सबूत नहीं है। ये केवल यहां फैले खून से सनी है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन आदमियों के शरीर से खून बहा ही नहीं है। शुभांगी और उसके साथ आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने गौर किया कि वाकई आदमियों के शरीर में इतने गंभीर घाव होने के बावजूद खून के बहने के कोई निशान नहीं थे। शुभांगी ने इशारा करते हुए हृदयम से पूछा, इन सब का क्या मतलब है? शुभांगी के साथ आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, इसका एक ही मतलब हो सकता है। इनकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी और इन्हें यहां लाकर प्लांट किया गया है। हृदयम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को रोकते हुए कहा, हम ये भी नहीं कह सकते। शुभांगी ने हृदयम की ओर देखा और कहा, लेकिन ये तो क्लियर हो गया, इनको कहीं और मारा गया है और यहां फेंक दिया गया है। आदमियों की मौत कुछ टाइम पहले ही हो चुकी थी, जिस वजह से इनके शरीर में ब्लड स्पॉट नहीं दिखे। हृदयम ने फिर से एक बार दोनों को देखते हुए कहा, शुभांगी, मेरी बात सुनो। इन आदमियों को हो सकता है यहां ना मारा गया हो, लेकिन अगर इनके बॉडी टेम्परेचर को चेक करो तो पता चलेगा कि इनकी मौत को 5 या 6 घंटे हो चुके हैं। लेकिन वहीं औरतों की मौत करीब 2 या 3 घंटे पहले हुई है। इन दोनों के बॉडी के टेम्परेचर में अंतर साफ देखा जा सकता है।
इसका मतलब ये है कि अगर इनकी मौत 5 घंटे पहले हुई है तो भी कहीं ना कहीं ब्लड स्पॉट होना चाहिए, जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। शुभांगी ने हृदयम से पूछा, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? ये किसने किया होगा? हृदयम ने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत डेंजरस है, जो इस गांव और यहां के आसपास के लिए काफी खतरनाक है। हृदयम और शुभांगी वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह हृदयम उठा ही था कि शुभांगी ने उसे कॉल किया। हेलो हृदयम। क्या हुआ शुभांगी, सब ठीक है ना? इतनी सुबह सुबह कैसे कॉल किया? शुभांगी ने बहुत ही टेंशन में कहा, नहीं हृदयम, कुछ तो बुरा हो रहा है। अभी अभी खबर आई है कि चितवारा घाटी के पास रहने वाले गांव के लोगों में एक अजीब सा इन्फेक्शन फैला है। हृदयम ने हैरानी से पूछा, कैसा इन्फेक्शन? शुभांगी ने बताया, हृदयम, उस गांव के लोगों को केवल एक रात में ही अचानक दिखना बंद हो गया। कोई भी नहीं देख पा रहा है। मैं वहीं जा रही हूं। हृदयम ने फोन पर जोर से कहा, शुभांगी, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, प्लीज वहां मत जाना, मेरे पहुंचने तक मेरा वेट करो। लेकिन हृदयम, मुझे वहां जाना ही होगा, मैं रुक नहीं सकती। हृदयम ने उसे रोकते हुए कहा, शुभांगी, न तुम और न कोई दूसरा, वहां कोई नहीं जाए। मुझे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं निकल रहा हूं, तुम मेरा वेट करो। हृदयम ने जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी जेब में कुछ जड़ी बूटियों को रखा और कार निकालकर तुरंत अपने घर से चितवारा जाने के लिए निकल गया। हृदयम थोड़ी ही देर में चितवारा घाटी पहुंच जाता है। वो अपनी कार से उतरकर शुभांगी के पास जाता है, लेकिन वहां शुभांगी नहीं थी। वहां कुछ पुलिस वाले खड़े थे। हृदयम ने उन पुलिस वालों से पूछा, इंस्पेक्टर शुभांगी कहां है? एक पुलिस वाले ने कहा, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शुभांगी मैडम गांव के अंदर चली गई हैं। हृदयम ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और बड़ी तेजी से अपनी कार में बैठकर उस गांव की ओर जाने लगता है जहां इन्फेक्शन फैला था। वो तेजी से कार चलाता हुआ बढ़ ही रहा था कि गांव से थोड़ी दूर पहले ही पुलिस की जीप खड़ी मिलती है। हृदयम कार रोककर नीचे उतरता है। जीप के पास जाकर हृदयम देखता है कि यहाँ शुभांगी और कुछ पुलिस वाले अपनी आंखें मलते हुए चीख रहे थे। उनकी आंखों में तेज जलन हो रही थी। हृदयम शुभांगी के पास जाकर बोला, तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या? मैंने बार बार तुम्हें मना किया था कि मेरे यहां आने तक मत जाना, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया, अब भुगतो। शुभांगी ने आंख में हो रही जलन से परेशान होते हुए कहा, हृदयम, क्या ये तुम हो? प्लीज मुझे बचाओ, मेरी आंखें। हृदयम बोला, हाँ मैं ही हूं, लेकिन ये बताओ कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? शुभांगी चिल्लाकर बोली, मैं सब बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम हमें ठीक करो, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, मैं मर जाऊंगी। शुभांगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब किस वजह से हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हृदयम ये कहकर चुप हो गया। तो क्या मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगी? हृदयम ने निराश होकर कहा, पता नहीं। शुभांगी ने जलन के मारे अपनी आंखें मलते हुए कहा, हृदयम, मुझे लगा था कि तुम मुझे बचा लोगे। कोई बात नहीं हृदयम, तुम चले जाओ यहां से, कहीं तुम्हें भी इन्फेक्शन ना हो जाए। हृदयम अपनी कार में शुभांगी और दूसरे पुलिस वालों को बैठाता है और वापस लेकर आता है। गांव के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। हृदयम एम्बुलेंस से उन सबको हॉस्पिटल भेज देता है और खुद एक बार फिर गांव के लिए वापस निकल पड़ता है। हृदयम गांव की हद तक आकर अपनी गाड़ी रोक देता है। उसने देखा कि अब आगे का रास्ता कच्चा और संकरा है। इस वजह से वो आगे पैदल ही चलने लगता है। इस गांव में कुछ ही आदिवासियों के घर थे। यहाँ उनकी ज्यादा संख्या नहीं थी। पहाड़ी के नीचे घने जंगल में एक रहस्यमय गांव बसा हुआ है। गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो भी इसके बारे में बात करने से कतराते हैं। गांव के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं और कुछ लोग तो इसे भूतिया गांव भी कहते हैं। हृदयम घने जंगल की पगडंडियों से होता हुआ इस गांव में पहुंचने के लिए चला जा रहा था। हृदयम खुद से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इतना घना जंगल होगा। रास्ते से गुजरने पर ये उतना डरावना नहीं लगता जितना कि हृदयम जब गांव की पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि अचानक से जंगल के बड़े पेड़ों की जगह घास और छोटे पौधों ने ले ली है। ये देखकर हृदयम खुद से कहता है,
इस पहाड़ी के पौधे आसपास के पौधों से अलग हैं और इनका साइज भी काफी छोटा है। हो सकता है पहाड़ में पत्थर होने की वजह से और पानी की कमी की वजह से यहाँ बड़े पेड़ उग ही नहीं पा रहे हों। कुछ दूर चलने पर हृदयम को एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। वो उसके पास जाकर कहता है, बाबा, क्या आप यहीं आसपास रहते हैं? कौन हो बेटा तुम? तुम्हें कहाँ जाना है? हृदयम उस बूढ़े के पास जाकर कहता है, बाबा, मेरा नाम हृदयम है। मुझे चितवारा गांव जाना है। वहां कल कुछ लोगों को आंखों में तकलीफ होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसी के बारे में जानकारी लेने आया हूं। बूढ़े ने हृदयम से कहा, तो तुम सरकारी मुलाजिम हो। अगर तुम्हें भी अंधा होना हो तो जाओ उस गांव में। हृदयम ने घबराकर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? अब तक जिस बूढ़े ने अपना सर नीचे किया हुआ था, उसने अपना सर उठाते हुए हृदयम से कहा, देखो, मेरी आंखों को देखो। हृदयम उसकी आंखों को देखकर डर जाता है। उस बूढ़े की आंखों की पुतलियां नहीं होती। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं। हृदयम पूछता है, बाबा, क्या आप इस गांव के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मैं इस गांव के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। ये एक शैतानी जगह है। हृदयम ने हैरानी से कहा, शैतानी गांव? हमारे दादा परदादा बताते थे कि उस पहाड़ी पर एक महान ऋषि पद्मनाभ कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक रजत सुंदरी नामक अप्सरा को भेजा गया था, लेकिन उन ऋषि ने उसकी सुंदरता को बिगाड़ दिया और उसे एक बूढ़ी औरत बना दिया। तब से वो उस पहाड़ी पर रहती है और अपने घर जाने के लिए हर साल ठंड में निकलती है। और इसी समय अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो उसे और उसके परिवार को अंधा कर देती है। हृदयम ने उस बूढ़े से पूछा, बाबा, तो क्या आपने भी उसे देखा है? मेरी आंखें देखकर समझ नहीं आया क्या? मैंने देखा है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता है। उसके बाल भी बिल्कुल सफेद हैं और उसकी खुशबू ऐसी है कि ना चाहते हुए भी इंसान उसकी ओर खींचा चला जाए। हृदयम उस बूढ़े की आंखों को स्कैन करता है, लेकिन आंखों में पुतलियां ना होने के कारण वो कुछ समझ नहीं पाता है। हृदयम उस बूढ़े से कहता है, बाबा, मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए बाबा? क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? चले जाओ, रजत सुंदरी के जागने का समय होने ही वाला है। ठंड में उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। हृदयम ने मायूस होकर कहा, ठीक है बाबा, आप परेशान ना हो, केवल मुझे चितवारा गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। बूढ़े ने बताया, यहां से थोड़ी दूर आगे जाने पर एक गहरा नाला मिलेगा। उसको पार करने के बाद चितवारा गांव मिल जाएगा। हृदयम पैदल चलते हुए चितवारा गांव पहुंच जाता है। यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा था। कोई भी घरों के बाहर नहीं दिख रहा था। गांव के अंदर कुछ दूर चलने पर हृदयम को पंचायत भवन नजर आता है। वो वहां जाता है। यहाँ गांव के कुछ लोग बैठे थे। हृदयम अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम डॉक्टर हृदयम है। मुझे यहाँ हुई कल की घटना के बारे में बात करनी है। उनमें से एक आदमी ने कहा, मैं यहाँ का सरपंच मनसुख राम हूं। हृदयम ने पूछा, मनसुख जी, कल यहाँ जो घटना हुई थी जिसमें एक परिवार के कई लोग देख नहीं पा रहे थे, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? सरपंच बोला, साहब, हम हर साल ठंड के समय अपना गांव छोड़ देते थे, लेकिन हृदयम सरपंच से पूछा, लेकिन क्या? सरपंच ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, लालच। पिछले साल से गांव वाले पैसों के लालच की वजह से यही रुकते हैं। कैसा लालच? सरपंच ने पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां पहाड़ी के आसपास कुछ लोगों ने मार्बल को निकालकर बेचना शुरू किया। यह काम पिछले साल से चल रहा था, लेकिन अब वहां पाए जाने वाला मार्बल खत्म हो गया। कुछ लोग किसी कंपनी के इंजीनियर के साथ पहाड़ी पर जाकर मार्बल खोजने गए, लेकिन वो सब लौटकर कभी नहीं आए। हृदयम ने पूछा,
तो क्या उन्हें खोजा नहीं गया? खोजा गया, लेकिन जो गया वो अंधा हो गया। और तो और उसके परिवार वाले भी सभी अंधे हो गए। हृदयम ने हैरानी से कहा, तो आप लोग यहां से अभी तक क्यों नहीं गए? हम लोग यहां से जाने ही वाले थे। अभी रजत सुंदरी के जागने में समय है, लेकिन इन गांव वालों के लालच की वजह से उसका गुस्सा बढ़ गया और वो पहले ही आ गई है। वहीं बैठे दूसरे आदमी ने कहा, हमने गोपी को मना किया था कि वो वहां ना जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं अंधविश्वास को नहीं मानता और पहाड़ी पर चला गया। और फिर उसके बाद उसके घर के सभी सदस्य अंधे हो गए। हृदयम को यह सब जानकर बहुत घबराहट हो रही थी। उसे यहाँ के हालात देखकर और उनकी बातें सुनकर शुभांगी की चिंता सताने लगी थी। हृदयम वहां से निकल ही रहा था कि मनसुख राम ने कहा, साहब, अगर जाना हो तो जल्दी चले जाइए। शाम को यहां हवा चलने के बाद आपकी आंखें कभी भी बंद हो सकती है। हृदयम वहां से बाहर निकलकर जल्द से जल्द शुभांगी के पास पहुंचना चाह रहा था। वो भागते हुए गांव की पहाड़ी के पास ही पहुंचा था कि उसे एक प्यारी सुगंध ने रोक लिया। हृदयम ने खुद से कहा, ये सुगंध कैसी है? हृदयम ने चारों ओर देखकर यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह सुगंध कहां से आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट भी करना चाहा, लेकिन वो सुगंध इतनी तेज थी कि हृदयम उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। हृदयम के हर बढ़ते हुए कदम के साथ वो सुगंध बढ़ती ही जा रही थी। हृदयम उस सुगंध में डूब चुका था। वो उस जगह को छोड़ ही नहीं पा रहा था। उसके पैर थम चुके थे और तभी हृदयम ने सामने उसी ड्राइवर को खून में लथपथ देखा, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही रीना की जान बचाने के लिए मारा था। उसके हाथ में वही गन और एक गुड़िया थी। उसने एक हाथ में वो गुड़िया पकड़ी और अपनी गन हृदयम की ओर तान कर बोला, क्यों वे डॉक्टर, अब बचकर कहां जाएगा? ड्राइवर को देखकर हृदयम को बहुत गुस्सा भी आ रहा था और वो ये भी सोच सोचकर हैरान था कि आखिर ये मरा हुआ ड्राइवर यहां कैसे? क्या ये उसका भूत था या हृदयम का वहम? वो मरा हुआ ड्राइवर खून में लथपथ हृदयम की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन उससे डरने के बजाय हृदयम ने उसकी तरफ बढ़ते हुए खुद से कहा, ये यहां कैसे आ सकता है? तुम सच नहीं हो सकते, लेकिन अगर तू बच भी गया है तो आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये कहकर हृदयम उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल वो ड्राइवर अचानक से कहीं गायब हो गया। हृदयम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसके सामने सरपंच मनसुख राम अपनी बाइक पर आता है। सरपंच ने हृदयम से कहा, साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां से जितनी जल्दी हो सके चले जाइए। मुझे पता था कि आप दिन ढलने से पहले यहां से नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए मैं आपके पीछे चला आया। चलिए जल्दी बाइक पर बैठिए, मैं भी अपने भाई के यहां जा रहा हूं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। हृदयम उसकी बाइक पर बैठकर निकल जाता है। गांव के बाहर अपनी कार के पास पहुंचकर हृदयम सरपंच से कहता है, यही रोक दीजिए, ये मेरी कार है। सरपंच ने गाड़ी रोकी और कहा, यहां से जल्दी निकल जाइए, शाम होने ही वाली है और हवा भी तेज है। रजत सुंदरी अपने शिकार की तलाश में निकलने वाली ही होगी। हृदयम ने सरपंच का धन्यवाद किया और जाने लगा। तभी मनसुख राम ने हृदयम से कहा, साहब, अगर अब कभी भी यहां आना हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे पहले ही बता दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। हृदयम ने सरपंच से पूछा, आपको रजत सुंदरी से डर नहीं लगता? सरपंच ने कहा, साहब, 19 साल का मेरा बेटा खा गई ये रजत सुंदरी। कमबख्त एक बार मेरे हाथ लग जाए वहीं उसका टेटुआ दबा दूंगा। अब आप जाइए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, जब तक आप मेन रोड पर पहुंच ना जाएं, तब तक गाड़ी के शीशे नीचे मत करिएगा। ठीक है साहब, फिर मिलेंगे। ये कहकर सरपंच वहां से चला जाता है और हृदयम भी वहां से चल पड़ता है। हृदयम गहरी सोच में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो उसका भ्रम था या हकीकत। हृदयम ने खुद से कहा, अगर ये सच होता तो अगले ही पल वो गायब कहां हो गया? ये मेरा भ्रम ही था। हृदयम को तेज सर दर्द हो रहा था।
तभी उसे शुभांगी की याद आई। उसने शुभांगी को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। हृदय बहुत टेंशन में खुद से कहता है, मैं शुभांगी को अंधा नहीं होने दूंगा, लेकिन इस बीमारी के इलाज का पता भी तो नहीं लग रहा। ये सोचते हुए हृदय कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मिश्रा जी का फोन आया। हृदय ने जैसे ही फोन का जवाब दिया, मिश्रा जी बोले, हेलो हृदय सर, आप कहाँ हैं? हृदय बोला, मिश्रा जी घर जा रहा हूं, कुछ काम है क्या? मिश्रा जी ने थोड़ा उदास होकर कहा, सर मैडम की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि उनकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ कह नहीं सकते कि मैडम की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी या नहीं। वो बहुत रो रही हैं। हृदय ने मिश्रा जी से कहा, ठीक है, मैं कुछ देर से आ रहा हूं, आप वहीं रुकिए और डॉक्टर से कहिए कि हम अभी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है सर, आप जल्दी आ जाइए। हृदय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका इलाज कैसे किया जाए। उसके प्रश्नों का जवाब ध्यान करने पर ही मिल सकता था, लेकिन उन उलझनों के बीच उसे ध्यान लगाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। और उसे ये डर भी था कि न जाने कितना समय है शुभांगी की आंख बचाने में, या फिर उसका समय निकल चुका है। हृदय हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मिश्रा जी दौड़कर उसके पास आते हैं। हृदय सर, आप आ गए। मैडम की हालत खराब है, वो किसी से बात नहीं कर रही, बस रोए जा रही हैं। हृदय शुभांगी के कमरे में तेजी से अंदर गया और शुभांगी को गले लगाते हुए बोला, शुभांगी तुम बहुत बुरी हो। शुभांगी ने पूछा, कौन? हृदय? हाँ मैं। शुभांगी उससे लिपटकर रोने लगती है। उसका रोना सुनकर हृदय की आंखें भी भर आती हैं। उसने शुभांगी को चुप कराते हुए कहा, शुभांगी शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुभांगी ने रोते हुए बताया, हृदय मुझे बहुत डर लग रहा है। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी बुरे लोगों का मैंने सामना किया है, वो सब मेरे सामने आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हृदय मुझे बचा लो, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये अंधेरा मेरी जान ना ले ले। शुभांगी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत डरी हुई थी। उसने हृदय से कहा, ये देखो हृदय, यहाँ गगन अंकल मेरे सामने खड़े होकर मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। मुझे उनके साथ नहीं जाना। प्लीज हृदय मुझे बचा लो। मैं जानती हूं तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। हृदय एक बार मेरी आंखें ठीक कर दो, फिर जो सजा तुम दोगे वो मैं मान लूंगी। प्लीज हृदय, एक बार, बस एक बार मेरी आंखें ठीक कर दो। ये कहकर वो हृदय से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पास खड़े मिश्रा जी भी शुभांगी को देखकर रो रहे थे। हृदय ने शुभांगी को चुप कराते हुए कहा, शुभांगी मेरी बात ध्यान से सुनो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। शुभांगी ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास मिश्रा जी हैं, मैं तुम्हारे इलाज के लिए दवा लेने जा रहा हूं। हो सकता है मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाए, या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं। तब तक तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं चलता हूं, मेरी बातों का ध्यान रखना, मैं वापस आऊंगा। ये कहकर हृदय वहां से चला जाता है। हृदय अपने घर पर अंधेरे कमरे में ध्यान की अवस्था में बैठा है। उसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक वो ध्यान की उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा था कि वो अपने पापा से कनेक्ट कर सके। कई प्रयासों के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी। हृदय फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद से कहता है, जब भी शुभांगी के बारे में मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, मैं उस वक्त कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तभी उसे ध्यान आता है। हाँ, याद आया, एक बार पापा ने बताया था कि जब हम अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाते हैं और हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार ही आते हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, तो ऐसी अवस्था में बंद आंखों की जगह हमें जागती और खुली आंखों से ध्यान लगाना चाहिए। खुली आंखों से ध्यान साधना करने से हमें विचलित करने वाले विचारों से मुक्ति मिलती है और हम कंसंट्रेशन के साथ फोकस कर पाते हैं। ये तरीका मुश्किल जरूर है, लेकिन यही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हृदय ने त्राटक के बारे में अपने पापा के नोट्स में पढ़ा था। वो उठा
और जाकर जल्दी जल्दी पापा के नोट्स को पलटने लगा। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे त्राटक ध्यान साधना के बारे में टॉपिक मिल गया। उसकी पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद हृदय ने बंद कमरे में मोमबत्ती की लौ में अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 10 मिनट बाद ही हृदय के सीने के लॉकेट से रोशनी निकल रही थी, लेकिन इस बार ये रोशनी सफेद रंग की थी। अब हृदय ने आंखें बंद की और अब वो उस गंभीर आवाज को सुन सकता था। जहां रोग है वही निदान है, लेकिन तुम्हें जिस उपचार की तलाश है वो तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं। इसमें तुम्हारी आंखें भी जा सकती हैं। तुम सदा के लिए अंधे हो सकते हो। आप मुझे इलाज बताइए। इसके लिए तुम्हें अश्रुगंगा साधना करनी होगी। उसके बाद तुम किसी को भी नेत्र दृष्टि लौटाने में सक्षम हो सकते हो। लेकिन इस साधना से तुम केवल एक ही व्यक्ति की आंख लौटा पाओगे। उसके बाद उसे इस साधना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। हृदय ने बिना देरी किए साधना शुरू कर दी। दिन रात बीतते गए। करीब 2 दिन बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसके माथे से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखें तेज चमक के साथ खुल जाती हैं। हृदय पूरी तरह से सम्मोहन की अवस्था में था। सुबह के 4 बजे सर्द रात में उसने अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। लेकिन यह क्या, हृदय ने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। वो बंद आंखों से बाइक चला रहा था। उसने सिर्फ धोती पहन रखी थी और इस सर्द रात में नंगे बदन उसे ठंड भी नहीं लग रही थी। सड़क पर सन्नाटा होने की वजह से वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया। सीधे शुभांगी के कमरे में गया। वो सो रही थी। उसने शुभांगी को उठाते हुए कहा, शुभांगी उठो, शुभांगी उठो। लेकिन शुभांगी उठ नहीं रही थी। टाइम निकलता जा रहा था। सूरज उगने से पहले उसे शुभांगी की आंखों में देखना था। शुभांगी को कई बार उठाने और यहां तक कि चेहरा पकड़कर जोर जोर से हिलाने के बावजूद वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। शायद उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था ताकि वो आराम से सो सके। हृदय को अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, अगर एक बार सूरज निकल आया तो मेरी आंखों के प्रकाश के सामने दृष्टि की शक्ति सूर्य की ऊर्जा के सामने समाप्त हो जाएगी। हृदय ने अपनी एक उंगली उठाई। उंगली में देखते ही देखते धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में उसकी उंगली से गैस लाइटर की तरह तेज आग निकलने लगी। हृदय ने शुभांगी का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से निकल रही आग के सामने रख दिया। जलन की वजह से शुभांगी की नींद खुल गई। वो जोर से चीखी। हृदय ने शुभांगी को शांत कराते हुए कहा, शुभांगी मैं हूं। हृदय, हृदय तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हृदय ने कहा, देखो हमारे पास समय बहुत कम है। मुझे तुम्हारी आंखें ठीक करनी है। तुम मेरी आंखों में देखो। शुभांगी ने हृदय के चेहरे को हाथों से पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूं। हृदय ने अपनी आंखों की पट्टी उतारकर आंखें खोली। शुभांगी भी उसकी ओर ही देख रही थी, लेकिन उसे अंधेरा दिख रहा था। हृदय ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों से तेज सफेद रोशनी शुभांगी की आंखों में समा गई। शुभांगी की आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी आंखें तेज रोशनी की वजह से बंद कर ली थीं। कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद शुभांगी ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। अब वो देख सकती थी। उसके सामने हृदय का चेहरा था, लेकिन वो हृदय को देखकर डर गई। हृदय को देखकर शुभांगी ने कहा, हृदय तुम्हारी 2 आंखें हैं। दरअसल हृदय की आंखों की पुतलियां जोड़े में हो चुकी थी। हृदय ने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, लगता है तुम्हें अभी भी ठीक से नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो। शुभांगी ने ध्यान से देखा तो हृदय की आंखों की पुतलियों का जोड़ा धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए। शुभांगी अब सब कुछ देख पा रही थी। वो बहुत खुश थी। उसने खुशी में हृदय को गले लगा लिया और उसे चूमकर कहा, हाँ हृदय, मैं अब सब कुछ साफ साफ देख सकती हूं। यू आर अ जीनियस। आई लव यू। हृदय ने शुभांगी का हाथ पकड़कर कहा, शुभांगी मुझ पर नाराज मत होना, एक गड़बड़ हो गई है। शुभांगी ने कहा, क्या गड़बड़ हो गई है? शुभांगी तुम्हारी आंखें। शुभांगी ने हैरान होकर पूछा, हाँ क्या हुआ मेरी आंखों को? शुभांगी तुम्हारी आंखों का कलर बिल्ली की आंखों की तरह हो गया है। शुभांगी जल्दी से बेड से उतरकर आईने के सामने जाकर खुद को देखती है, लेकिन अपनी आंखों की पुतलियों के नए रंग को देखकर वो हृदय पर गुस्सा नहीं करती।
जैसा कि हृदयम को उम्मीद थी। शुभांगी ने आईने में खुद को देखा और बालों को अपने कानों में फंसाकर खुद की सुंदरता पर इतराते हुए कहा, हृदयम, तुम जानते हो कि मेरी आंखें कितनी सुंदर थी, लेकिन ये भी उतनी बुरी नहीं है। बल्कि मेरे बालों के ब्राउन रंग और चेहरे के गोरे रंग के साथ इन आंखों का रंग मुझे बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूं। शुभांगी की बात ने हृदयम को काफी राहत दी। हृदयम ने शुभांगी की ओर देखा। वो हकीकत में बहुत सुंदर लग रही थी। शुभांगी हृदयम के पास गई और कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। हृदयम ने गुस्से से कहा, अगर अगली बार से मेरी बातों को इग्नोर किया तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ओके बाबा, कहा ना गलती हो गई। अगली बार आपसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं निकालूंगी। सॉरी, गुस्सा छोड़ो। हृदयम ने कहा, अब मुझे जाना होगा, मैं कुछ देर बाद आता हूं। इस हालत में मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। तभी शुभांगी ने हृदयम को ध्यान से देखा तो वो सिर्फ एक धोती में था। शुभांगी जोर से हंसने लगी, पर हृदयम यही सोचकर घबरा रहा था कि कहीं उसे कोई इस हालत में देख ना ले। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, शुभांगी ने उसे अपने करीब खींच लिया। लेकिन जैसे ही हृदयम जाने लगा, शुभांगी ने उसे अपने करीब खींच लिया। हृदयम ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा शुभांगी के करीब आ गया। दोनों अब बहुत नजदीक थे। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। हृदयम थोड़ा घबराकर बोला, शुभांगी, मुझे जाना चाहिए। शुभांगी ने बड़ी प्यार भरी आवाज में कहा, पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर दूं। जैसे ही शुभांगी के होंठ हृदयम के होठों के करीब आ गए, उसने शुभांगी के बेड से उतरकर जाने की कोशिश की। लेकिन शुभांगी ने हृदयम के पास आकर उसकी चेस्ट और उसके एब्स देखकर कहा, वैसे कपड़ों के ऊपर से लगता नहीं कि तुम जिम भी जाते हो। काफी मस्कुलर बॉडी है तुम्हारी। हृदयम हिचकिचाते हुए बोला, शुभांगी, तुम अब सो जाओ, मैं बाद में आता हूं। हृदयम शुभांगी को दूर करता हुआ तेजी से वहां से निकलता है। शुभांगी ने हृदयम से जाते हुए कहा, अरे अपनी धोती तो संभाल लो, और जोर जोर से हंसने लगी। हृदयम अपनी धोती संभालते हुए बुदबुदाता है, ये लड़की आज पिटवाएगी। सुबह डॉक्टर्स के साथ मिश्रा जी शुभांगी के कमरे में आए तो सब ये देखकर दंग रह जाते हैं कि आज जिस पेशेंट की आंख का ऑपरेशन होना था वो अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी में थी। मिश्रा जी शुभांगी को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैडम जी, आप ठीक हो गई? ये तो कमाल हो गया। चुपके से मिश्रा जी ने शुभांगी के कान के पास जाकर कहा, मैडम, मैं कमरे के बाहर ही था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब हृदयम सर आए। यहां वो आए तो थे ना? शुभांगी मिश्रा जी की तरफ देखकर केवल मुस्कुरा देती है। शुभांगी को देखकर मिश्रा जी फिर चौंक जाते हैं। अरे बाप रे, मैडम जी, आपकी आंखों का रंग कैसे बदल गया? शुभांगी ने शर्माते हुए कहा, मिश्रा जी ने कहा, लेकिन कुछ भी कहो, इन आंखों में आप बहुत सुंदर लग रही हैं, जैसे कोई अप्सरा हो। डॉक्टर ने पास आकर पूछा, आप अचानक ठीक कैसे हो गई? शुभांगी ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने सुबह आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर देव मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। मैंने उनकी आंखों में देखा और ये चमत्कार हो गया। मिश्रा जी ने बुदबुदाते हुए कहा, इसका मतलब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से अपनी पार्वती को ठीक कर दिया। शुभांगी ने कहा, क्या कहा मिश्रा जी आपने? कुछ नहीं मैडम, देखिए शिवजी आ गए। शुभांगी ने चौंक कर पूछा, क्या? अरे मेरा मतलब हृदयम सर आ गए। तभी हृदयम को अंदर आता देखकर मिश्रा जी और शुभांगी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हृदयम ने पूछा, कैसे हैं आप लोग? शुभांगी, कहां की तैयारी हो रही है? शुभांगी ने हृदयम का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो हमें उन पुलिस वालों के पास मिलने चलना है जिनकी आंखें भी मेरे साथ ही खराब हुई थी। हृदयम ने शुभांगी से धीरे से कहा, शुभांगी रुको, मैं इस वक्त उन सभी की आंखों को ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए।
शुभांगी ने हृदयम को समझाते हुए कहा, अरे मैं तुमसे कहां बोल रही हूं, बस उन्हें भरोसा दिला दो कि उनकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी बातों से उन्हें काफी हौसला मिलेगा। ठीक है, चलो। तीनों उन पुलिस वालों से मिलने जाते हैं जो शुभांगी के साथ थे। शुभांगी ने उन्हें बताया कि उनकी आंखें ठीक हो गई हैं, इसलिए वो हिम्मत न हारें। यह सुनकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उन पुलिस वालों के हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलते हुए शुभांगी ने देखा कि हृदयम बहुत परेशान है। शुभांगी ने पूछा, क्या बात है हृदयम, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? हृदयम ने कहा, इन पुलिस वालों के अलावा गांव के बहुत से लोग अंधे हो चुके हैं, यहां तक कि उस गांव के जानवर भी अंधे हो चुके हैं। मैंने उन्हें भरोसा तो दिया है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं उन्हें किस तरह ठीक करूं। शुभांगी ने हृदयम का हाथ पकड़ते हुए कहा, हृदयम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। हृदयम ने कहा, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है। और हां, एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अभी कुछ दिन आराम करना है, इसलिए अभी काम पर नहीं जाना, समझ गई? शुभांगी हृदयम को सैल्यूट करते हुए कहती है, यस सर, योर ऑर्डर विल बी फॉलोड। दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। हृदयम अपने होटल के ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर विशाल ओबरॉय का फोन आया। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं? हृदयम ने विशाल ओबरॉय से कहा, मैं ठीक हूं विशाल जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? विशाल ओबरॉय हृदयम को समझाते हुए कहता है, अरे भाई, मैं बिजनेस के काम में इतना उलझा रहता हूं कि किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी आप कहाँ हैं? मैं इटली में हूँ। थैंक्स हृदयम, आपने फिर एक बार हमारी मदद की। हृदयम ने पूछा, कैसी मदद? मैं कुछ समझा नहीं। विशाल ओबरॉय हृदयम से कहते हैं, आज शुभांगी का कॉल आया था, उसने अपनी आंखों के बारे में सारी बात बताई, मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल डॉक्टर फ्रेंड लाइक यू। शुभांगी बचपन से ही बहुत जिद्दी और मनमौजी नेचर की लड़की है। वो किसी की बात नहीं मानती, हमेशा अपनी मनमानी करती है, लेकिन आज उसने कहा कि हृदयम जी ने कहा है कि मुझे कुछ दिन आराम करना है, इसलिए घर पर ही रहूंगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। जो काम मैं क्या, हमारे पूरे परिवार में कोई नहीं कर पाया, उसे आपने कर दिखाया। नहीं बस नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, मेरी एक ही बहन है, मैं यहाँ अपने काम में फंसा हुआ हूँ, तो मैं आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी सौंपता हूँ, उसका ख्याल रखिएगा। हृदयम ने कहा, जी जरूर, आप टेंशन न लें। विशाल ओबरॉय कहते हैं, हृदयम, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, मैं अब आपसे कहता हूँ कि उसे आप ना खरीदें। हृदयम ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वो प्रॉपर्टी उसी पहाड़ी के पास है जहाँ ये सब घटनाएं हो रही हैं। देखिए, हम होटल बिजनेस करते हैं, और अगर इस तरह की अफवाहें किसी जगह के बारे में फैलेंगी तो वहां लोग डर कर नहीं जाएंगे, इसलिए मेरे हिसाब से आप उस जगह को भूल जाइए। मैंने आपके लिए मॉरिशस में एक डील देखी है, कुछ ही दिनों में फाइनल करके बताता हूँ। ओके विशाल जी। दोनों में बिजनेस को लेकर काफी देर तक बातें होने के बाद हृदयम ने विशाल ओबरॉय से बात खत्म की। फिर हृदयम ने एक पल के लिए कुछ सोचा और इंटरकॉम का फोन उठाकर कहा, जगत जी, प्लीज मेरे कैबिन में आइए। थोड़ी देर बाद जब जगत जी कैबिन में आए तो हृदयम ने उनसे पूछा, जगत जी, मुझे जिस प्रॉपर्टी के बारे में विशाल जी ने बताया था, उसकी लोकेशन और उसके मालिक का नंबर अभी चाहिए। जी सर, मैं सोच रहा था कि अगर एक बार हम पहले विजिट कर लेते तो सही रहता। जी मैं वहीं जा रहा हूं। जगत जी ने कहा, ठीक है सर, मैं अपना बैग लेकर आता हूं। हृदयम ने उनसे कहा, नहीं, आप मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, मैं वहां अकेले ही जाऊंगा। लेकिन सर, आप टेंशन न लें, मैं बस प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूं, फिर आपके साथ चलकर उसके मालिक के साथ मीटिंग करके डील फाइनल कर लेंगे। अगले ही पल जगत जी ने हृदयम को प्रॉपर्टी के मालिक नागार्जुन का नंबर फॉरवर्ड कर दिया। कुछ देर में हृदयम ऑफिस से लोकेशन देखने निकल जाता है। हृदयम कार में एक बार फिर चितवारा पहाड़ी की ओर निकल पड़ा, लेकिन ये लोकेशन चितवारा गांव से ठीक उल्टी दिशा में थी। हृदयम ने एक जगह कार रोकी। सड़क किनारे
सरपंच मनसुख राम खड़े थे। वो हृदय का ही इंतजार कर रहे थे। दरअसल हृदय ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था। सरपंच मनसुख राम ने हृदय से कहा, ये लोकेशन तो घाटी के दूसरे ओर की है और रजत सुंदरी तो हमारे गांव की ओर है, हमें उधर चलना चाहिए। मनसुख राम जी, कभी कभी दुश्मन को मारने से पहले उसकी घेराबंदी के लिए हमें चारों दिशाओं की स्थिति का पता होना चाहिए, वरना एक भी साइड कमजोर होने पर दुश्मन हम पर कब वार करके चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दुश्मन अगर ज्यादा ताकतवर हो तो उससे सीधी फाइट में हारने का डर होता है। इसलिए हमें पूरी प्लानिंग से उसकी कमजोरी का पता लगाना चाहिए, उसके बाद उस पर हमला करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। अब दोनों कुछ ही देर में उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यहां एक पुराना गेट बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नागार्जुन ग्रुप। यही है। चलिए मनसुख राम जी, आइए चलें। वहां जाने से पहले मनसुख राम ने अपनी आंखों पर चश्मा और पूरे चेहरे को 2 गमछों से अच्छी तरह से ढक लिया। हृदय ने आश्चर्य से पूछा, मनसुख राम जी ये क्या, आपने तो पूरी तैयारी कर ली, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। फिर हृदय ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और रुमाल अपने चेहरे पर बांध लिया। ऐसा करने का उनका मकसद था कि उस सुगंध से बचा जा सके, और चश्मा लगाने का फायदा यह था कि रजत सुंदरी को साफ आंखों से ना देखा जाए। अब हृदय ने प्रॉपर्टी को देखते हुए कहा, मनसुख राम जी, ये तो पूरा खंडहर हो चुका है। हाँ सर। हृदय ने खुद से कहा, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस जंगल के बीच में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके मालिक ने क्या सोचकर किया था। मनसुख राम बोला, आपको शायद पता नहीं, पहले यहां से स्टेट हाईवे गुजरता था, काफी भीड़ रहती थी और ये अपने समय का नामी गिरामी होटल था। हृदय ने हैरानी से पूछा, फिर ये खंडहर कैसे बन गया? आज से करीब 15 साल पहले यहां से गुजरने वाली नदी पर डैम बनना शुरू हो गया, फिर यह हिस्सा रिजर्वायर में आ गया। इसके साथ ही यहां से आगे बाईपास बना दिया गया और इस हिस्से में एक बर्ड सेंचुरी बना दी गई। तब से यह इलाका जंगल में बदल गया। अगर आप इस जंगल के आसपास देखेंगे तो आपको एक पुराने शहर की निशानियां मिलेंगी। हृदय अब उस पहाड़ी के नीचे पहुंच चुका था, लेकिन मनसुख राम ने उसमें चढ़ने से रोकते हुए कहा, सर शाम ढलने वाली है, मैं कहता हूं चलिए यहां से। अब इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा देख ही लें। ये कहते हुए हृदय पहाड़ी पर दौड़ते हुए चढ़ने लगा। मनसुख राम नीचे ही खड़ा खुद को कोसता हुआ कह रहा था, आज तो मैं गया, कहां से इस पागल के चक्कर में फंस गया। खुद तो मरेगा ही, मुझे भी मरवाएगा, मुझे तो कार भी चलानी नहीं आती। बहुत टेंशन में मनसुख राम वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे हृदय पहाड़ी से उतरता हुआ दिखाई दिया। मनसुख राम ने उसे अपने पास आने से रोकते हुए कहा, दूर हट, मेरे पास मत आना। हृदय ने हंसते हुए कहा, अरे मनसुख राम जी, मैं हूं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आइए चलें, देखिए शाम ढलने वाली है। यह सुनकर मनसुख राम को भरोसा हो गया कि सब कुछ ठीक है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। मनसुख राम को उनके गांव में छोड़ने के बाद हृदय तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे विशाल जी की बात याद आ गई। इसी मोड़ के अंदर तो शुभांगी का घर है, क्यों ना चलकर एक बार मिल लिया जाए। हृदय कार को शुभांगी के घर की ओर मोड़ देता है। हृदय शुभांगी के घर के दरवाजे की घंटी बजाता है। नौकर दरवाजा खोलकर हृदय से पूछता है, जी कहिए। हृदय ने पूछा, शुभांगी मैडम हैं? जी आप? मैं हृदय। जी आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूं। नौकर ये कहकर अंदर चला गया। हृदय सोफे पर बैठा हुआ मैगजीन देख रहा था कि सीढ़ियों से आवाज आई, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, हृदय तुम? ये शुभांगी थी, जिसे देखकर हृदय का दिल धड़क उठा और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। शायद शुभांगी वर्कआउट कर रही थी। टी शर्ट और योगा पैंट में कमाल का फिगर दिख रहा था, लेकिन उसका ये अंदाज हृदय ने पहली बार देखा था। हमेशा जूड़े में रहने वाली पुलिस वाली को आज हेयर बैंड में देखकर हृदय का दिल उछल पड़ा। हृदय शुभांगी को देखकर कहीं खो चुका था। शुभांगी ने उसकी आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा, हेलो, कहां खो गए? हृदय शर्माते हुए सोफे पर बैठ गया। उसके ठीक सामने शुभांगी बैठ गई। शुभांगी की गर्दन से पसीने की बूंदें इस तरह फिसल रही थी
मानो पिघलती हुई बर्फ से पानी की बूंदें। हृदय की नजरें शुभांगी की गर्दन पर एकटक टिकी हुई थी। शुभांगी ने अपनी टी शर्ट को ठीक करते हुए कहा, कैसे रास्ता भटक गए इधर का? हृदय ने कहा, बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलूं। शुभांगी ने हृदय से कहा, अच्छा बताओ क्या लोगे? तुम तो जानती हो मेरी फेवरेट। हाँ, अदरक वाली चाय, अभी मंगवाती हूं। इसके बाद शुभांगी से बातों बातों में हृदय ने पूछा, शुभांगी ये बताओ कि तुम्हारे अंकल ने शहर छोड़कर इतनी दूर जंगल में बसने का फैसला क्यों किया? हृदय का यह सवाल सुनकर शुभांगी अचानक से सीरियस हो गई, ऐसे जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। क्या शुभांगी हृदय से कुछ छुपाना चाहती थी? हृदय ने उसके हाव भाव को देखकर उसके दिल को स्कैन किया। शुभांगी का दिल जोरों से धड़क रहा था।